तो इस उपचुनाव को आरएलपी ने बड़ा रोचक बना दिया, बड़ा दिलचस्प बना दिया, क्योंकि अब तक मुकाबला द्विपक्षीय लग रहा था, लेकिन अब त्रिकोणीय हो गया आरएलपी के लालचंद मुंड के आने की वजह से। अब सवाल यह है कि लालचंद मुंड जो कि आरएलपी के कैंडिडेट है, वो फायदा किसको पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, ये अपने आप में बड़ी चीज है, या फिर यहां से चुनाव वो निकाल कर ले जाएंगे। क्या किसानों के वोट आरएलपी बांट पाएगी, क्योंकि दावा है लगातार हनुमान बेनीवाल का कि किसान उनके साथ जाएंगे। क्या अनुसूचित जाति के वोटों में विभाजन हो पाएगा? हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि किसानों और युवाओं के साथ सर्व समाज के लिए लड़ाई है, तो क्या किसानों और युवा वोट बेनीवाल का टारगेट है? बेनीवाल के आने से जाट समाज में वोटों में क्या विभाजन होगा, क्योंकि इस विभाजन को रोकने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा ने भाषण में खुद को जाट का बेटा बता दिया। इधर अनिल शर्मा की सभा में नरेंद्र बुढ़ानिया का भी भाषण हुआ। आपको बता दें कि आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मुंड पुराने कांग्रेसी हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। शशि, जो हम लोग कल चर्चा कर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो वही चीजें हम निकल कर सामने आ रही है। कई सारे सवाल हैं कि भाई आरएलपी किसको फायदा पहुंचाएगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, जाट वोट किस तरफ जाएंगे, और किस तरीके से हनुमान बेनीवाल का दावा है कि भाई किसान युवा उनके साथ हैं। क्या लग रहा है मौजूदा परिदृश्य में? देखिए आशीष, अगर आरएलपी की एंट्री की बात करें तो इस चुनाव में आरएलपी की एंट्री से हलचल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पिछले उपचुनावों को आप देखें, वल्लभनगर को आप देखें, दरियावद को देखें, जहां जहां तीसरा और चौथा मोर्चा आया है वहां अभी तक तो बीजेपी को ज्यादा परेशानी हुई है। सहाड़ा का चुनाव देख लीजिए, उसमें बीजेपी को नुकसान पहुंचाया आरएलपी ने। आपने राजसमंद में चुनाव देख लीजिए, उसमें नुकसान पहुंचाया आरएलपी ने। बस मंडावा और खींसर में आरएलपी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि जब वो दो चुनाव हुए तब एनडीए के कोalition था और खींसर की सीट आरएलपी को छोड़ दी गई थी और मंडावा की सीट बीजेपी के लिए छोड़ दी गई थी। लेकिन अब जब आरएलपी ने यहाँ से प्रत्याशी उतार दिया है, हालांकि लोकतंत्र में सभी समाजों का सहभागिता जरूरी होती है, लेकिन जिस जाति के वोट ज्यादा होते हैं कई बार उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। हालांकि जाति विहीन समाज का निर्माण करना भी एक बहुत चुनौती भरा काम है और लगभग नामुमकिन है। फिर भी आप देखिए कि आरएलपी ने जाट समाज से प्रत्याशी उतारा है, और ये लालचंद मुंड, वही लालचंद मुंड जो चूरू डेयरी के अध्यक्ष और लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे। अब वो कांग्रेस से आए हैं तो उनके जो कांग्रेस के संपर्क हैं वहां वोट काटेंगे, वो नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन सरदार शहर में ये माना जाता था मोटे तौर पर कि जाट समाज के बहुसंख्यक वोटर बीजेपी के साथ वोट करते थे, क्योंकि भंवरलाल शर्मा से जाट समाज की पटरी कभी बैठी नहीं। ऐसी सूरत में बीजेपी को नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं हैं, प्रबल आशंका है, क्योंकि ये जो जाट वोट नाराज रहता था भंवरलाल शर्मा से, वो बीजेपी के साथ आता था। अब बीजेपी के जो जाट टिकट दावेदार थे वो मान तो गए हैं, लेकिन समाज के जो नेता हैं वो नहीं मान रहे हैं। उनमें से कुछ लालचंद मुंड के साथ जाएंगे और कुछ उमेश साहू के साथ जाएंगे। इसके साथ कुछ अन्य वोटर, अन्य प्रत्याशी भी खड़े हैं जो निर्दलीय हुए हैं। तकरीबन 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन वो बहुत छिटपुट 200-300 वोट का ही नुकसान किसी को पहुंचा पाएंगे। लेकिन मतलब जो शशि मेन चीज यही है ना कि भाई जाट वोट जो इधर उधर ना चले जाए। वैसे में शायद इसीलिए ये डर कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में है, शायद इसीलिए मंच से डोटासरा को कहना पड़ा कि वो जाट के बेटे हैं। हाँ, देखिए गोविंद सिंह डोटासरा ने ये जिक्र किया कि जब मास्टर जी उनके पास आते थे तो किस तरीके से मांग लेकर के आते थे, और वो जाट के बेटे हैं, लिहाजा उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती थी मांग पूरी करना। तो डोटासरा ने जाट के बेटे होने पर फोकस किया। इसके साथ में देखिए वहां पर अन्य विधायक भी मौजूद थे। कृष्णा पूनिया का संबोधन तब नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र बुढ़ानिया का संबोधन मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ। नरेंद्र बुढ़ानिया विधायक हैं तारानगर के और जाट समाज से आते हैं, और खुद पहले सरदार शहर से यहाँ पर एक बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर। तो बुढ़ानिया का भी यही कहना था कि ये उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और इस नाते उन्होंने लोगों से साथ आने और वोट देने की अपील की। दूसरी बात ये भी है कि हनुमान बेनीवाल का जो टारगेट है वो युवा वोटर है, किसान है, अनुसूचित जाति है और मुसलमान है। आप देखिए कि बाड़मेर से एक मुस्लिम नेता आते हैं जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको भी इस मंच पर बुलाया गया था, और बेनीवाल ने ये भी कहा कि जब जब किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस बीजेपी के अलावा सत्ता में आई है, तब तब मुसलमानों का साथ उसको जरूर लेना पड़ा है। और यही कारण रहा कि उन्होंने किसानों, युवाओं और मुसलमानों के ऊपर भी फोकस किया। उन्होंने कहा कि वो जो सेना भर्ती
की जो नई व्यवस्था आई है अग्निपथ की, उसके खिलाफ है और उसको लेकर के एक बड़ी रैली करने वाले थे, लेकिन वो रैली अब इस चुनाव के बाद होगी और चूरू में ही होगी। जी बहुत शुक्रिया शशि तमाम अहम जानकारियों को, तमाम विश्लेषण के लिए। तो आरएलपी की एंट्री ने काफी रोचक कर दिया है इस उपचुनाव को। उसी बाबत जो है शशि मोहन हमारे सहयोगी जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि आखिर जाट वोट किस तरफ जाएगा, किसान वोट किस तरफ जाएगा, किसको फायदा पहुंचा सकती है आरएलपी, किसको नुकसान। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं, इसीलिए जो है ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।